नमस्कार। पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग क्या कुछ कहती है, क्योंकि जबरदस्त वोटिंग हो रही है। सुबह से ही कतारों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, कतारों में भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों में वो उत्साह दिखाई दे रहा है। अब ये उत्साह किसकी तरफ कन्वर्ट होने वाला है, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ, ये जानने के लिए आज मेरे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 2024 का चुनाव है, किसी ने नहीं सोचा था कि ये चुनाव इस तरह के रोमांचक मोड़ में पहुंच जाएगा, जब मोदी को खुद जीत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कई सारी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भयंकर फंसी हुई हैं, 8 राज्यों की 49 सीटें बहुत अच्छे संकेत लेकर के नहीं आई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। खैर, विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से बात करने के लिए और एक एक सीट को समझने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार नावेश चिको हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील दुबे सर है, आपका स्वागत है। विजय दुबे सर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। विजय दुबे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ भरत जी है। भरत जी, ये वोटिंग क्या कुछ कह रही है, ये बताइए। प्रज्ञा जी, देखिए, सुबह से ही लोग लाइनों में लग गए हैं और पिछले 4 चरणों की तुलना में इस चरण में बम्पर वोटिंग देखी जा रही है। सूरज देवता निकल आए हैं, गर्मी भीषण होनी शुरू हो चुकी है, सवेरे सवेरे का वक्त है, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग जहां बैठे हैं लखनऊ में बम्पर वोटिंग चल रही है इस समय, बाराबंकी में बम्पर वोटिंग चल रही है, फैजाबाद में बम्पर वोटिंग हो रही है इस समय। ये जो बेल्ट है, ये राशन वाली बेल्ट है प्रज्ञा जी, और इस बेल्ट के भीतर आप देखिए कि पिछले जितने 4 चरण के मतदान हुए हैं उनमें कन्नौज को अगर छोड़ दे और उन्नाव को अगर थोड़ा सा छोड़ दे तो इन दो सीटों पर बम्पर वोटिंग सुबह सुबह देखी गई थी। उसी की तरीके से इस बार लखनऊ में थोड़ा धीमा है, हल्का सा धीमा है, लेकिन बाकी जितनी सीटें हैं वहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है। और ये जो 5वां चरण है प्रज्ञा जी, ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि चुनाव अब शुरू हुए हैं। ऐसा टर्न ले चुका है चुनाव, ऐसा मोड़ ले चुका है चुनाव कल की रैली के बाद, खासतौर पर कि हमने कल देखा कि फूलपुर में, कल देखा हमने प्रयागराज में कि किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में भीड़ उमड़ी। उस भीड़ ने प्रज्ञा जी ये बताया, ये दिखाया कि प्रत्याशी मायने नहीं रख रहा है। उस भीड़ ने, कल की भीड़ ने ये दिखाया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मायने नहीं रखते हैं। जनता जब बदलाव के लिए तैयार होती है, जनता जब बदलाव करना चाहती है और जनता जब मूड बना लेती है, तो फिर वो न राहुल गांधी को देखती है, न अखिलेश यादव को देखती है, न नरेंद्र मोदी का मुंह देखती है कि यही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। फिर जनता जो करना चाहती है वही करती है। और कल की रैलियां जिसने भी देखी वो हैरान रह गया, और खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी हैरान रह गए। 1-2 सीटें प्रज्ञा जी, थोड़ा समय लूंगा, 2 सीटें जो प्रतिष्ठा की 8 सीटें हैं, जिनको जो है बड़ी सीटें कहा जा रहा है, जिनको जो है बड़े नेताओं की सीटें कहा जा रहा है, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और अमेठी में अभी तक ये था कि आज तक कि रायबरेली में अच्छा चुनाव होगा, बढ़िया मतदान होगा, और यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर राहुल गांधी के जीतने की। लेकिन अमेठी में थोड़ी फाइट कल तक बताई जा रही थी। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है प्रज्ञा जी, आज जब वोटिंग हो रही है, तो अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। स्मृति ईरानी जो कल तक प्रियंका गांधी की नकल कर रही थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस में थी, उनको यह बात लग रहा था कि वो चुनाव निकाल ले जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे रात बीती रैली के बाद, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली के बाद जो रात बीती और वीडियो सर्कुलेट हुए और वायरल हुए, उसके बाद जो स्थिति अब निकल कर आ रही है अमेठी की सीट पर, वो स्मृति ईरानी को भी डरा रहा है। वो स्मृति ईरानी जो अपनी जीत के लिए आश्वस्त थी प्रज्ञा जी, वो स्मृति ईरानी आज की तारीख में डरी हुई नजर आ रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, शारीरिक भाषा देखिए, तो वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से मोदी जी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है चुनाव में, उसी तरीके से स्मृति ईरानी का भी कॉन्फिडेंस लूज होता दिखाई दे रहा है। हम लखनऊ की सीट पर है, लखनऊ पर क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे। हमारे साथ और मेहमान हैं, सुशील दुबे सर हैं, नावेद सर हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं प्रज्ञा जी। नावेद सर, मैं सबसे पहले आपके पास चलूंगी। आपको क्या लग रहा है कि ये वोटिंग क्या कुछ कह रही है? देखिए, टेम्परेचर तो बहुत जबरदस्त हो गया है, और ये इस गर्मी में जिस तरीके से ठंडा पड़ा है, शहरी मतदाता वो आज नजर आ रहा है। और ये हमेशा है, ये इतिहास रहा है
कि शहरी मतदाता हमेशा ग्रामीण मतदाता के बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जनाधार की तरफ बढ़ी। पिछले 10 साल का अगर इतिहास देखिए तो शहर का वोटर बढ़ा था, उसमें उत्सुकता बढ़ी थी, लेकिन आज के मतदान से लग रहा है कि शहर में उदासीनता है और शहरी वोटर नहीं निकल रहा है, कि ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं कि वो वोट बड़ी शिद्दत से डाल रहे हैं। और ये एक बार फिर ये बात सामने आ रही है कि जाति का कहीं ना कहीं मंडल का असर दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट की जाति कहीं ना कहीं सिर चढ़कर बोल रही है और कहीं ना कहीं वो 25-30 साल पुराना जो मंडल का इतिहास है उसका अक्सर अब वोटिंग में नजर आ रहा है। ना किसी का चेहरा चल रहा है, ना राम मंदिर चल रहा है, ना कहीं किसी पार्टी की दीवानगी चल रही है, सिर्फ जाति का असर दिख रहा है। और ये लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ मुद्दे बड़े दबे कुचले थे, जाति की जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो नीतिकरण का मुद्दा हो, वो विपक्ष भले ही शिद्दत से नहीं उठा पाया, लेकिन वोटरों के दिलो दिमाग में ये असर पड़ गया है और वोटिंग पैटर्न में वो दिखाई दे रहा है साफ तौर से। नवीद सर, हम अगर लखनऊ की सीट की बात करें, राजनाथ सिंह के सामने लग रहा है कोई टक्कर में है? नहीं, देखिए राजनाथ सिंह को तो हमेशा जो उनके मुखालिफ प्रत्याशी होता है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि राजनाथ जी ऐसे नेता हैं कि उनके कई दलों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो इतिहास हमेशा रचना चाहते हैं, अपनी मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, ये सीट अटल जी की विरासत है और वो अटल जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से एक किसान की ऊंचाइयों पे ले जाने वाले वो अटल बिहारी, जिन्होंने कट्टरता के बाद में एक उदारता की सूरत पेश की थी, वो अटल बिहारी जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी दी थी। एक आशे पर पड़ा दल जो दशकों से किसी भी तौर पर सत्ता में आने के लिए बेकरार था, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, इनकी जोड़ी ने ही भाजपा को जो ऊंचाइयां दी उसका केंद्र लखनऊ और अयोध्या और उत्तर प्रदेश था। जाहिर सी बात है उनके अटल जी, आप ये कह रहे हैं कि ऊंचाइयां दी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और जी सर आरएसएस के लिए तो बोल दिया कि नड्डा साहब ने बोल दिया कि इनको जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान पार्टी अक्षम थी, अब सक्षम हो गई है, तब कमजोर थी, अब और मजबूत है क्योंकि मोदी शाह की बीजेपी है। आपको लगता है कि जिन नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ में? देखिए ये अन्याय है। अटल जी का योगदान, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अगर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि अटल जी जैसी हस्तियों ने इस पार्टी को ऊंचाइयां दी, इस पार्टी को सत्ता दी, मुद्दे दिए, तो मैं समझता हूं कि ये एहसान फरामोशी होगी। और वो दौर बड़ा सुनहरा था भारतीय जनता पार्टी का। वो जड़ें, देखिए जड़ें जो होती है ना, जो जड़ें पैदा करता है, अगर हम उन जड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारे जितना भी घना वृक्ष हो, जितना भी वट वृक्ष हो, जितना भी घना पत्तियां टहनियां हो, सब टूटना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें अपने पुरखों के साथ में इस तरह का एक एहसान फरामोश तेवर नहीं दिखाना चाहिए, उनके एहसानों का, उनके बलिदानों को नहीं बोलना चाहिए। और राजनाथ कहीं ना कहीं उनको जिंदा रखे हुए हैं। उस तरह का एक उदारवाद चेहरा लखनऊ में उन्होंने पेश किया। यही कारण है कि विपक्षी पार्टी आज की तारीख में, आप जानती हैं कि आज कांग्रेस का थोड़ा सा एक ताकत दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव है, उनके पक्ष में थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी अगर कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करती लखनऊ में, तो मैं समझता हूं कि लड़ाई हो पाती। लेकिन जिस तरीके से एक विधायक को समाजवादी पार्टी का एक विधायक वहां पे खड़े हैं, वो भी एक जुझारू नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है कि रविदास मल्होत्रा एक अच्छे लड़ाकू नेता है, संघर्षशील नेता है, वरिष्ठ नेता है। लेकिन जिस तरह से राजनाथ का कद है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वो प्रतिष्ठित सीट है, उसको टक्कर देने के लिए मुझे लगता है कि गठबंधन को कांग्रेस का एक बड़ा नेता यहाँ खड़ा करना चाहिए था, तब लड़ाई होती। लेकिन जो एक निजी रिश्ते होते हैं राजनीति के, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके दूसरे दलों के साथ में एक निजी रिश्ते रहते हैं। बताया जाता है मुलायम सिंह यादव जी के साथ में राजनाथ जी के जो संबंध रहे हैं, बड़े घरेलू और बड़े निजी संबंध रहे, उस बात को अखिलेश यादव भी याद रखते हैं और उनको टक्कर देने की कोशिश नहीं की जाती। बाकी आप अन्य सीटों की अगर बात करें तो आज का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है स्मृति ईरानी के
माथे पे अमेठी। पसीना नजर आ रहा है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, 3 दिन पहले मिश्रा जी हैं, मेरे मित्र हैं, वो लखनऊ आए थे, एक बड़े टीवी चैनल में हैं और वो रिपोर्टिंग पूरे देश में कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी उनसे जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई वहां स्मृति ईरानी को कोई टक्कर वक्कर नहीं दे पाएगा, वो एक तरफा लड़ाई है। लेकिन वो जब अमेठी पहुंच गए तो उसके दूसरे दिन उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि बड़ा कठिन हो गया, यहाँ पर स्मृति ईरानी की सीट फंसी हुई है। तो जमीन पर वहां पर परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट वो बन गई है और वहां पर एक बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। इस तरह कई सीटों पर जहां पर पिछली बार जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती थी, वहां पर संघर्ष कर रही है। ये खबरें आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से। जी, सुशील सर के पास चलते हैं। सुशील सर, बड़ी खबरें आ रही हैं भैया, बीजेपी 2 फाड़ में बट गई है, 5वां चरण आते आते हालत खराब हो गई है। भरत जी रुकिएगा, एक योगी वाली बीजेपी है, एक मोदी शाह वाली बीजेपी है। मोदी वाली जो बीजेपी है उसके सांसद लोग योगी को नेता नहीं मानते हैं, तलवारें खिंची हुई हैं। इसका असर दिखाई देगा, आपको क्या लगता है 5वें चरण में? अब माइक म्यूट है सर, माइक म्यूट है। इसके बाद दो और सीट पर आऊंगी। प्रज्ञा जी, तलवारें तो वोटरों में खिंच गई हैं। जनता वर्सेज मोदी वाली बीजेपी, अटल जी वाली बीजेपी नहीं, राजनाथ वाली बीजेपी नहीं, अडवाणी वाली बीजेपी नहीं, मुरली मनोहर जोशी वाली बीजेपी नहीं, नड्डा वाली बीजेपी। देवताओं के देवता है हमारे महामानव। ये कहीं से अध्यक्ष लगता है? घड़ी घड़ी वो बुके लिए जब मोदी जी उतरते हैं तो वही अपने वो दफ्तर में वो बुके लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर कहीं से अध्यक्ष लगते हैं? खैर, अरे बड़े सौम्य नेता हैं, बड़े सौम्य नेता हैं सुशील दुबे जी, बहुत सौम्य नेता है नड्डा जी। अरे सौम्य नेता है, हिमाचल हारे बैठे हुए हैं, काहे के सौम्य? दुकान चल रही मोदी जी के महामानव के नाम पे, काहे के सौम्य नेता? नहीं तो जो तलवारें खींची है इसका असर सौम्य नेता भगवान को बताएगा। ये देवी के देवताओं को मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो तलवारें खिंची हुई हैं साफ तौर पे, उसका असर वोटरों पर, सपोर्टरों पर पड़ता है क्या? ये तो देखिए, अभी तो थोड़ा सा धूप होने दीजिए, अभी काम शुरू होने दीजिए, अभी काम शुरू हुआ है। आप देखिए माहौल। अरे जो कल हम लोगों ने देखा है, जो रात तक हम लोग देखते रहे हैं, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो लोग तो 40 साल तक की रजिस्ट्री कराए थे हिंदुस्तान की, कि कोई छू नहीं पाएगा। आप देखिए इनके डायलॉग निकालिए आर्काइव से। कोई 25 साल, फिर उसके बाद 5 साल वो, फिर 40, 42 तक बता रहे थे। ये विजन 25 साल का विजन ले आए थे। देखिए दांते आंखें बाहर आ गई हैं। जो फूलपुर में, प्रयागराज में, अरे ऐसा मैंने देखा ही नहीं। 44 डिग्री सेल्सियस पर जनता ऐसे निकल के आ जाए, ऐसे, और कोई बसों लेके नहीं आए हैं वो। ये तो रेवोल्यूशन है, ये तो गजब है, ये तो कल्पना से बाहर। तो ये जो सुनामी कहते हैं, वो क्या बोलते हैं वो, अरे ये तो हम और यही पैटर्न अभी शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा। और ये बात सच कह रहे थे भरत जी, ये चुनाव अब शुरू हुआ है 5वें इस चरण से। अब हमारा जो चुनाव है हम भी जाएंगे। अब चुनाव शुरू हुआ है और इन 3 चरणों में, और जिस इलाके में चुनाव हो रहा है वो तो मतलब वो तो आप जान ही रहे हो। तो अब इस समय पर तो आप तो गजब हो रहा है। रैलियों में आई भीड़ और वोटर्स में अंतर तो होता है सुशील दुबे जी। अरे तो रैली इनकी भी तो सबकी देख चुके हैं। रैली बिहार की तो रैली देखिए, ये तेजस्वी घूम रहे हैं अकेले, वहां तो राहुल भी नहीं है। ये भीड़ का अंतर तो अब आपको समझना पड़ेगा। आप तो एक उस कौन से पागल से भी में, उस कौन से पागल से मिल के आई है जो बड़ा परेशान था, आप कह रही थी वो मिल गया, मेंटल केस मिल गया है। अभी आपका वीडियो हमने कल रात में देखा है। तो अच्छा। ये तो ऐसे उसको तो देख के आप आ रही हो। अब देखिए हुआ क्या है, अब आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। तो लोग कह रहे हैं आएगा तो लंकेश ही, आएगा तो लंकेश ही, आएगा तो लंकेश ही। लंकेश मतलब पढ़ा लिखा तबका, जो मतलब बिल्कुल एक जिसे ज्ञान था, जिसे चीजें थी, बड़ा फर्क पड़ रहा। और जब जनता ने चुनाव, जनता ने अपने आप में, अपने हाथ में ले लिया है। अभी चुनाव हो रहा है मोदी वाली बीजेपी में, मोदी वाली बीजेपी में, और संविधान वाली पीडीए में। और जो आज जो नौजवान जो महसूस कर लिया है कि सच क्या था, जो अभी तक अब भाई जादूगर के आप शो में जाइए, वहां तो लगता है कि इसने तो लड़की भी काट दी, गर्दन भी काट दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। तब तो आदमी बौखला जाता है कि कैसे कैसे। और जब बाहर निकलता है तो अरे इसने ऐसी बात, खत्म, शो खत्म।
शो खत्म। शो इसलिए खत्म कि शो जनता ने खत्म किया है। जनता ने ही तो शो शुरू किया था, जनता नहीं तो शो शुरू किया था। अब देश का गृह मंत्री अगर एक एक विधायक को पकड़े, एक एक विधायक का अगर वो कराए, वो ये बड़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग, बात पे आपने प्रकाश डाला है कि गृह मंत्री एक चाणक्य विधायक के चाणक्य पीछे चाणक्य 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 रायबरेली में रायबरेली में घर जाते हैं, उसका ज्वाइन कराते हैं। अब आप बताइए कि ये चीजें आपको क्या बता रही हैं, ये बातें क्या बता। आज कोई कह सकता है जो अभी वो कैसे थे केशव मौर्य 80 में 80 उनकी कौशाम्बी में जीत रहा है वो पीडीए पुष्पेंद्र सरोज निंजी सर लड़का। अच्छा पहला मेरे ख्याल से इतना अभी 23 24 25 साल ऐसे ही आसपास है। तो अब आप ये कोई कह सकता है। और फिर जो पॉलिटिकल वो मतभेद हुआ है ये बीजेपी मोदी वाली में और योगी जी में, जो इधर हुआ है, कुछ हुआ है तो धुआं निकलता है राजनीति में, उसने बहुत कुछ कर दिया है। और फिर पीटी देखिए हुआ क्या है, पहले जय राम के नाम पे सब कुछ था, जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय मोदी जय, और फिर शहीद के नाम पे शहीद के नाम पे शहीद के नाम पे। अब क्या हुआ, पीडीए एक तरफ खड़ा हो गया। पीडीए मतलब मुसलमान, बैकवर्ड और दलित, ये है असली वोटर। और फिर साथ में कौन आ गया, राहुल वाला संविधान उसने सीने से चिपका लिया। तो राहुल के भाषण से संविधान और रोजी रोटी और पीडीए का वोटर। अब इसके आगे खड़ा कौन है, कौन जीतेगा? अरे वोट तो वोटर ही तो देगा ना। लेकिन सुशील दुबे सर, डगरिया इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अब राशन बेल्ट पर चुनाव आ गया है। 10 किलो का राशन दे गए खड़गे जी अभी आए थे तो 10 किलो का राशन दे गए, 5 की जगह 10 की तरफ भागेगा। हम दूसरे चैनलों पे जाते ही नहीं है। जब आपका आ जाता फोन आ जाता है तो मैं आप ही के चैनल पे 4 घंटे विचार करता हूँ, क्योंकि ये चैनल देश देखता है और कुछ लकोकी टाइप के चैनल है, उनमें हम चलिए हमारी संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन हमें देखे कौन। तो अब 10 किलो का आ गया है, लाखों का हिसाब आ गया है, अब अपना मुस्तकबिल बनने का आ गया है। सब कुछ राम के नाम पे हम गिरवी रख देंगे तो हमारा देश, हमारा परिवार कहाँ गिरवी जाएगा? अगर प्रियंका जी सब कुछ राम के नाम पे हम गिरवी रख देंगे वो तो परिवार कहाँ जाएगा? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल काम नहीं आ रही। मैं विजय दुबे सर के पास चलूंगी। विजय दुबे सर, पहले तो ये लग रहा था कि स्मृति ईरानी बड़े आराम से निकालेंगी, अमेठी में तो कोई पूछने वाला नहीं, बहुत इजी चुनाव है, स्मृति ईरानी भी बड़े आराम में रही। लेकिन कौशल किशोर, जिस तरीके की उनकी मेहनत दिखाई दे रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने पूरी जीत जान लगाकर रखी हुई है, कौशल किशोर को साथ में लेकर। जी क्या बोल रहे हैं जी? किशोरी लाल, अरे माफ कीजिएगा, वो फ्लो में कौशल किशोर लिखला, किशोरी लाल शर्मा, थोड़ा नाम एक जैसा है, दिल में किशोरी लाल शर्मा जी का ही नाम था, मुंह से कौशल किशोर निकल रहा था। तो विजय दुबे सर, किशोरी लाल शर्मा जो जबरदस्त फाइट दे रहे हैं स्मृति ईरानी को, आपको क्या लग रहा है कि क्या किशोरी लाल शर्मा को थोड़ा हल्के में ले लिया था स्मृति ईरानी ने? देखिए प्रज्ञा जी, ऐसा है कि इतनी ज्यादा अमेठी सीट की चर्चा और स्मृति ईरानी की मीडिया में हो गई, राहुल गांधी चिल्ला करके, कि वो असल में क्या बोलते हैं कि वो हाइप हो गया, एक प्रकार का एक क्रिएट हो गया एक एनवायरनमेंट ऐसा जिसमें लोगों को ये लगने लगा कि यार ये तो बहुत बड़े नेता के साथ लड़ाई है। ठीक है, अब भाई पहलवान बदल गया, उम्मीदवार बदल दिया कांग्रेस ने, वहां आ गए किशोरी लाल जी। तो किशोरी लाल शर्मा ने असल में बहुत लंबे समय तक काम किया है अमेठी में। अगर थोड़ा सा भी कोई सुशील दुबे जी को ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स भी की है एक ठीक ठाक समय, तो केएल शर्मा के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। केएल शर्मा का अपना एक इतिहास है और उन्होंने अमेठी की सीट को मैनेज करने में, अमेठी के लोगों को दिल्ली दरबार तक जोड़ने में, कांग्रेस का एक वीआईपी सीट कहूं उसको मैं क्लियर कट, और रायबरेली अमेठी के लिए दरवाजा, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के इन लोगों को सत्ता के साथ जोड़ने का दरवाजा जो है, अगर मैं कहूं कि उस गेट की एंट्री जो है केएल शर्मा के थ्रू होती थी, तो आप इस चीज को इतिहास के झरोखे में एक बार इसका आकलन करके देख लीजिए। और दूसरी बात और आपको मैं बता दूं, जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं केंद्र में,
तो ये रायबरेली और अमेठी के लोगों के लिए एक बड़ा ही ओपन तरीके से लोगों का वेलकम होता था, उन लोगों की सुनवाई होती थी, उनकी बात को सुना जाता था। और उसका जो सरकार के साथ जो लाइजनिंग या जो तारतम्य बिठाने का काम था वो केएल शर्मा जी का था। और केएल शर्मा जी उसी प्रकार से उतना अधिक समय, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में तो वो गिने चुने समय आए हैं, इसके पहले के चुनाव में वो बहुत अधिक समय अमेठी और रायबरेली को दिया करते थे। तो अब मुझे और दूसरी मजेदार बात यह है कि अगर रायबरेली अमेठी के ब्लॉक स्तर के लोगों को पहचानना हो तो कांग्रेस का कौन व्यक्ति सामने होता था? वो केएल शर्मा होते थे। तो अब असल में अमेठी जो सीट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस बिंदु पर आते हैं, क्योंकि तो खैर जिस व्यक्ति ने जो काम किया है वो उस व्यक्ति का काम थोड़ी ना हम और आप या वहां के लोग भुला देंगे, ये संभव नहीं है ना। कारण ये है कि वो उससे जुड़े रहे हैं, वो व्यक्ति। सहमत हूँ, वो 40 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है केएल शर्मा जी ने, लेकिन वो नाम बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था। जब केएल शर्मा का नाम आया तो लोगों ने सोचा कि ये किसको टिकट मिल गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा नैरेटिव की बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी का साथ देने के लिए अमेठी नहीं पहुंचे हैं, एक भी रैली उन्होंने नहीं करी है, जबकि केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लगे हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि भाई अब तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बना लिया। हाँ, ठीक है, अब तो वहां की मतलब निवासी हो गई हैं। तो एक तो बड़ी बात यह है कि उनको दिल्ली से जो है अमेठी आना पड़ेगा और अमेठी रहना पड़ेगा है। और ये निवासी होने का केवल जो है, अगर केवल वो गेस्ट हाउस बना दिया है जिसमें कि कुछ लोगों को गेस्ट हाउस में मतलब गेस्ट हाउस तो टाइमिंग के लिए होता है, दैट इज नॉट ए हाउस। इनफैक्ट गेस्ट हाउस और हाउस में बड़ा फर्क होता है। तो ये जो अभी जो ये स्टेप जो ली है स्मृति ईरानी ने, इसके लिए जरूरी ये है कि उस गेस्ट हाउस को या हाउस को, जिसको भी जैसा वो डेफिनेट आने वाले समय में उसको डिफाइन करें, वो वैसा उसको मेंटेन कर सकती है। लेकिन जो आरोप खासतौर पे कांग्रेस फैमिली पे या कहता हूं कि गांधी फैमिली पे लगता है कि वो टूरिस्ट के रूप में आते हैं, तो ये जो लेवल है वो शायद उन सब लोगों के लिए भी फिट बैठेगा, जो कि शायद अगर हार गए तो वहां लौट के नहीं आएंगे। एक बार रुखसती अगर उनकी हो गई तो वहां से, तो वो वहां फिर नहीं पूछने आएंगे कि भाई। रुखसती क्लियर दिख रही है कि फाइट दिख रही है? देखिए, जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो जो है ये फाइट बहुत टाइट है इस वक्त की। और हाँ, और ये जो फाइट है, चूंकि जैसा आप अभी कह भी रहे थे कि बीजेपी के जो दोयम दर्जे के, मैं अगर उन शब्दों का इस्तेमाल करूं वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूं चूंकि ये शब्द निकल गया मेरे मुंह से। तो आप जो है स्मृति ईरानी के लिए जो बड़े नेताओं को वहां पर पार्टिसिपेशन करना चाहिए था, वो एक उनके लिए जो है जो एज होती, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सभा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सभाएं मैं तो पिछले इस वाले इलेक्शन के दौर में मैंने देखा इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में हर सीट पे लगी है। बाराबंकी में उन्होंने किया है, उधर क्या नाम है आपका 4 या 5 रैलियां जो इस बीच में लगातार की, वो उत्तर प्रदेश के 5वें फेज के लिए थी। देखिए, अब 14 में से जो है, जो कि उनके 11 सिटिंग सांसद लड़ रहे हैं इस वक्त में, तो उनकी जो अभी का जो स्थिति है, अगर 11 में से 11 भी अगर लौट के नहीं आए तो बड़ी खराब स्थिति होगी, क्योंकि काउंटिंग जो है वो वैसे ही पहले गड़बड़ाई हुई है। मंत्री मैडम है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति मैडम। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते थकती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गए नहीं। ये बताइएगा कि क्या यही कारण है कि अगर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पीए से हारती हैं तो बड़ी छीछा लेदर हो जाएगी और लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी स्मृति ईरानी जीत नहीं पाई? क्या ये डर है क्या? देखिए, अब अगर फतेहपुर की सीट के लिए जो है साध्वी निरंजन ज्योति के लिए अगर कैंपेन वहां हो सकता था तो स्मृति ईरानी के लिए भी हो सकता था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने जो कि स्थितियों के बदलाव को इंडिकेट करते हैं। जैसे जिस प्रकार का कैंपेन, जो कि शायद लोगों ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि प्रियंका गांधी वैसे ही कैंपेन करेंगी जैसे वो इसके पहले किया करती थी। उन्होंने लगातार जो नुक्कड़ सभाएं की हैं, जो मोहल्लों में लगातार
और दूसरी बात ये थी कि जो एक्चुअली कांग्रेस का एक अपना एक खास जो कल्चर है, जो कि ये इन सीटों के लिए पूरी तरह से वो जो कांग्रेस का नेटवर्क है वो एक्टिव हो गया। और उस एक्टिवनेस में ये स्थिति हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री कम से कम जो है, चाहे गहलोत की बात करें जो कि स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे थे, वहां पे राजस्थान का पूरा एक नेटवर्क राजस्थान कांग्रेस का वहां पर स्टैंड कर रहा था। तो वो उन लोगों ने हर ग्राम प्रधान, ग्राम सभा में, हर छोटे छोटे कस्बों में ये जो संपर्क स्थापित किया है। और केएल शर्मा का जो पुराना जो नेटवर्क है, मुझे लगता है कि उसने जो लोगों के बीच में एक वो क्रिएट किया है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, एक माहौल बनाया है, वो थोड़ा सा स्मृति ईरानी जो पहले सोच रही थी कि भाई राहुल गांधी तो आएंगे, एक सभा करेंगे, उसके जाकर के दूसरे कैंपेन करेंगे, वो स्थितियां नहीं रह गई। तो वो थोड़ा सा टफ फाइट इसलिए क्रिएट हुई है। और ऐसा ये टफ फाइट बहुत शार्प होगी, उसका कारण और भी एक दो और है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है। जो एक्सपेक्टेड थी उससे 2.5 से 3% तक कम जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें ये अंदाजा नहीं लग पाएगा कि किसकी ओर से कितना वोट खिसक गया, कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है। आज की डेट में सत्ताधारी दल को इस बात का डर है कि हमारा अगर 1500 वोट इधर उधर चला गया तो हमारा उम्मीदवार कहीं हार ना जाए। बहुत शार्प मार्जिन के साथ में ये कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। और ये देखिए, जब कम वोटिंग होती है तो ये सीधा सीधा माना जाता है कि लोगों की नाराजगी जो सत्ताधारी दल है उसके साथ है, इसलिए वोट करने नहीं आ रहे हैं। और ये कॉमन मैन जो आप शहरी मतदाता की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। पूछिए। प्रज्ञा जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि वोटिंग हो रही है, मैं स्वयं मतलब अब तक इस फेज से पहले तक कुछ अलग विचार या राय थी या अनुमान था, लेकिन आज जब वोटिंग हो रही है तो इस समय मैं कॉन्फिडेंस के तौर पर ये कह सकता हूं कि इन 14 सीटों में 2 सीटें, एक कैसरगंज की सीट, एक लखनऊ की सीट, ये 2 सीटें मैं भाजपा के खाते में जाते हुए देख रहा हूं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है कि मुझे भाजपा के खाते में ये 2 सीटें मतलब जाती हुई दिख रही हैं कि भाजपा ये 2 सीटें जीत रही है। इसके अलावा बाकी की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। आप कह सकते हैं अमेठी रायबरेली कांग्रेस के पक्ष में यहां से रख सकती है निकालकर। इसके अलावा आप जब 10 सीटें देखते हैं, जो 10 सीटें हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 2 कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। बाकी की जो 10 सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी मेरी नजर में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। मैं अपने डिबेट में शामिल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि ये जनता आप देख रही है और जानना चाहती है कि किस डगर किधर जा रहा है चुनाव अब तक, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नावेद सर, आपके हिसाब से इन 14 सीटों में मेरे हिसाब से तो 2 कांग्रेस की तरफ क्लियर अभी दिख रही हैं, 2 बीजेपी की तरफ दिख रही हैं, 10 पर बहुत तगड़ी फाइट दिख रही है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तगड़ी फाइट जो दिख रही है, यही मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घबराहट का सबब है, क्योंकि ये मान के चलिए कि भाजपा उत्तर प्रदेश को अपनी स्टेपनी मान के चलती रही। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम गाड़ी पे चल रहे होते हैं और हमें पता होता है कि रास्ता बड़ा मुश्किल है, कीलें पड़ी हैं, पंचर हो सकता है, हमारा टायर ट्यूब भी बहुत मजबूत नहीं है, तो हम अपना पूरा ध्यान जो है स्टेपनी पे रखते हैं, और स्टेपनी हमारे बुरे वक्त में काम आती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि वो शुरू से मान के चल रही थी कि 80 सीटों वाला ये उत्तर प्रदेश जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें सबसे ज्यादा सीटें दिलवाता है, जो हमें दिल्ली का रास्ता तय करवाता है, ये हमारे लिए सेफ है। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ और आज चुनाव हो रहा है, तो लग रहा है कि उसकी मजबूत जनाधार वाले लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से फाइट दे रहा है। तो ये लड़ाई ही अपने आप में निराशा पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भाजपा तो ये मान रही थी 5, 7, 8, 10 सीटों पर, पूरी 80 सीटों पर 5, 7 सीटों पर लड़ाई होगी, 4, 5, 7 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी या एक आध कांग्रेस निकाल देगी। लेकिन अब जब हर जगह लड़ाई हो रही है और कई सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो भाजपा के लिए ये बड़ा घातक है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि स्थितियां थोड़ी पलटी हैं, और इसके पलटने के कारण एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ये गलत है, झूठ है कि राम के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये राम के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। मैंने कहा कैसे? लिख तो रहा नहीं रहे। तो आपने जुमला सुना होगा कि राम नाम सत्य है,
राम का नाम सत्य से जुड़ा हुआ है और झूठ ने बैकफायर कर दिया है। ये भी एक कारण है कि जनता ने झूठ सुन सुन के और लगातार बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह अभी चुनावी बेला में इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं जो असंभव है, इसका असर भी इस वोटिंग पैटर्न पे नजर आ रहा है। जनता कभी कभी क्या होता है भरत भाई, आप एक बार मुझसे कहो कि हम नगो तुम्हें चाय पिलाएंगे, आप बुला लो, आप नहीं मिलो, दूसरी बार आप चाय नहीं मिलो, तीसरी बार मैं नहीं जाऊंगा कि मुझे झूठ बोलते हैं। तो एक लंबा समय होता है, जनता विश्वास करती है, फिर आजमाती है, फिर एक लंबे समय के बाद में उसको बातों से, वो यही कहती है कि बातें हैं, बातों का क्या। तो ये सत्यता की तरफ चुनाव बढ़ रहा है। झूठ बोलने वालों को कहीं ना कहीं इस बात की निराशा नजर आने लगी है। और मैं फिर यही बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा ने मेहनत की है उसकी तारीफ करनी हो। जब ये लगने लगा कि यहाँ भी लड़ाई हो रही है, आपने जिस निराशा की बात कही, आपने जिस उदासीनता की बात कही कि शहरी इलाकों में हम जो वोटिंग में देख पा रहे हैं, क्या उसके पीछे एक कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी ने 5वां चरण आते आते इतना झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोल दिया कि एक तरीके से क्रेडिबिलिटी अपने प्रधानमंत्री के लिए लोगों की कम हो गई या खत्म हो गई? क्या ये भी एक उदासीनता की और निराशा का कारण है? देखिए, झूठ जो है वो, मैं वही कह रहा हूं कि झूठ बर्दाश्त कर लेता है आदमी, एक बार बर्दाश्त कर लेता है, 2 बार कर लेता है, लेकिन बार बार बर्दाश्त नहीं करता है। और झूठ भी और मोनोटनस भी। मोनोटनस मतलब एक बार को 10 बार कहने से चिढ़ पैदा हो जाती है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो भी अगर आप कहोगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा क्योंकि मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन बार बार अगर यही चीज आप रिपीट वही शब्द करने लगोगे तो वो मुझे बुरी लगेगी। ये मानव स्वभाव है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है ना, इससे अब हमारे हिंदू भाई भी उकता गए। हमारी बात हो यार, 17-18% लोग कहाँ हमें मार देंगे, कैसे मार देंगे, कैसे हमारे घर की महिलाओं को खींच लेंगे, कैसे हमारी नौकरी छीन लेंगे। ये सच्चाई, अब ये झूठ जो है वो लोगों को एक चिढ़ बन गया है। और इस चुनाव में जब आप अपनी डिलीवरी बता सकते थे, मैं कह रहा हूं, मैं फिर यही कह रहा हूं, मैं एक तरफा कतई बात नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने 10 साल तक कुछ नहीं किया। अरे आपने जो भी किया उसको दोहराना चाहिए था, आपको दोहराना चाहिए था। आप योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये जनता करती है कि भाई सुरक्षा हमें मिली। हमें गैंग जो हुआ करते थे, बदनुमा दाग हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में, ये गुंडा वो गुंडा, तो कम से कम उनमें भय, आप उसको रिपीट करते। आप योगी आदित्यनाथ का वो चेहरा बुलडोजर वाला पेश करते जिसमें माफिया डरे, कम से कम संगठित अपराध कम। चलो थोड़ी भी सच्चाई तो उसको बार बार आप रिपीट करते तो कोई नहीं जुड़ता, कोई भी नहीं जुड़ता। क्योंकि हम लोगों ने जनता को देखा, हम लोग यूट्यूबर के जरिए और खुद भी ग्राउंड पे जाते हैं तो जनता ये कहती हुई दिखाई देती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमें थोड़ी सुरक्षा मिली है। ये बड़ी चीज थी। तो केंद्रीय भाजपा का नेतृत्व जो है उसको रिपीट करने के लिए वहां की सहमति नहीं मिली, या वहां का जो पब्लिक जो एक पब्लिसिटी का एक लेआउट था, उनका कैंपेनिंग का जो एक मास्टर प्लान था, उसमें वो कम से कम उत्तर प्रदेश को उस बात को दोहराना चाहिए था। झूठ से अच्छा ये सच है, ये छोटा सच, इसको बड़ा करके दिखाते, और बड़े झूठ को बार बार दिखाने से बस 10-15 सेकंड में अमित शाह जी एक सीट पर जितना उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टैपनी को बचाने के लिए, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। एक सीट पे वो उन नेताओं जो उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जिनका थोड़ा थोड़ा जनाधार है जाति का, उनको संपर्क कर रहे हैं। इतना बड़ा नेता जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता लेकर आ रहे थे, राजा भैया के साथ उन्होंने मीटिंग की और राजा भैया उनकी बात मानी नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2-4 विधानसभा क्षेत्रों में जिसका प्रभाव हो, वो नेता से आग्रह और गुजारिश की गई कि हमें समर्थन का ऐलान कर दो, और उन्होंने समर्थन का ऐलान नहीं किया। इस बात में भाजपा की निराशा तो दिखती है, लेकिन ये तारीफ भी करनी पड़ेगी कि संघर्ष कितना किया जा रहा है। उसका कारण मैं बता दूं, उसका कारण ये कि अब वो 400 पार की या 80 सीटें हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, अब जो है 200 की लड़ाई चल रही है। भाजपा कतई नहीं चाहती है कि एनडीए जीते, भाजपा चाहती है कि भाजपा जीते और अपने नंबर कर ले कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कई परिणामों के भरोसे पे सरकार चलाए और पूरे जो उसकी साख बनी 10 साल के अंदर वन मैन शो चला। सहयोगी है वो बिल्कुल ऐसे दाएं बाएं घूमते रहे, उनकी हैसियत नहीं थी कि कुछ बोल देते या अपने समाज की कोई मांग कर लेते। अगर उनके ऊपर डिपेंड होके एनडीए सरकार बनती है और भाजपा के पास 272 नहीं होते हैं, तो मैं समझता
हूं कि इससे अच्छा है कि वो सरकार से बाहर चला जाए, क्योंकि जो आदमी का रुतबा बना हुआ है, अगर प्रज्ञा जी के शो जो है वो करोड़ों लोग देखते हैं, उनको लगे कि अब हमें 2-4 हजार लोग देख रहे हैं, तो प्रज्ञा जी कहेंगे यार देखे तो ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा रुतबा बना है वो हमेशा रुतबा बना रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जो सरकार चलाई, उसका ये रुतबा रहा कि उसके सहयोगी दल निर्भर होकर वो सरकार बनाती है, तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, कहेंगे हमें कैबिनेट मंत्री बनाओ, हमें यहाँ भेजो, हमारी ये मांग पूरी करो। ये स्थिति है। 272 हासिल करने के लिए, एक एक सीट पे संघर्ष करने के लिए भाजपा बहुत अच्छी कोशिश कर रही है और करना भी चाहिए। जी 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 नाविद सर, सुशील सर, देखिए 272, आपकी आवाज मेरे जी आ नहीं रही है, आप कुछ ऑडियो का देखिए कि क्या इशू हो रहा है, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। सुशील दुबे सर, अभी तक तो 400 का नारा था, 272 पे आ गए, अखिलेश यादव 140 की बात करते हैं, राहुल गांधी 150 पार भी नहीं कर पाएंगे, बीजेपी वाले ये बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि असल में अब आई क्या आवाज? हाँ प्रज्ञा जी, मैं एक छोटा सवाल बहुत देर से पूछना चाह रहा था, मेरी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था नावेद सर की बात में, कि नावेद सर कह रहे थे कि मोदी जी को कहना चाहिए कि योगी ने इतना काम किया, ये किया, वो किया। कैसे कहें जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी पूरी अमित शाह ने ले रखी है अपने हाथों में, जब एक तरफ ये बात चल रही है कि योगी जी सरकार बनते ही हटा दिए जाएंगे, जब ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, नड्डा, मोदी, शाह, कोई इस बात को नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल गलत बात कह रहे हैं, योगी जी थे, हैं और रहेंगे, जब ये बात नहीं कह रहे, जब खुद योगी जी इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गए कि मैं सनातन के लिए कितनी भी सत्ताएं कुर्बान कर दूंगा, तो मोदी जी योगी की तारीफ क्यों करेंगे और उत्तर प्रदेश में इस पर वोट क्यों मांगेंगे कि योगी बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए। आपसे सवाल सर, एक सवाल है कि तमाम सारे ज्योतिषी, मेरी आज सवेरे सवेरे बात हो रही थी, तमाम सारे ज्योतिषी और ज्योतिष पंडित इस बात को कह रहे थे कि ये साल न्याय का साल है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये साल जो है वो शनि का साल है, तो इस साल क्या न्याय सच में होने जा रहा है क्या? भरत जी, मैंने आपसे पहले एक सवाल पूछ लूं आपसे जी। जो देश की महान समाज सेविका हैं कंगना रावत जी, इनको Z+ केंद्र की Z+ सुरक्षा आपके कहने पर मिली थी या प्रज्ञा जी कहने पर मिली थी? ऐसा कौन सी थ्रेटनिंग थी पाकिस्तान से या जापान से या मलेशिया से या दक्षिण अफ्रीका से कि इनको सुरक्षा दी गई? और आज से नहीं, कब से करोड़ों की खर्चे आते हैं इन सुरक्षाओं पर, ये कोई होमगार्ड की सुरक्षा नहीं है। तो क्या जनता नहीं समझ रही है? फिर दूसरा, रावण को सुरक्षा आपने अभी दे दी, अब महीने भर चुनाव से पहले कत्ता बड़े रावण, क्या उतना रामी रावण है, काहे दे दी? करोड़ रुपया किसका है? जनता का है ना। सुशील दुबे सर, एक चीज, क्योंकि विजय दुबे सर को जो है एक डिबेट, दूसरी डिबेट में जाना है। देखिए ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के हिसाब से अगर कहूं या बीजेपी के हिसाब से कहूं, क्योंकि जो 49 सीट्स हैं उसमें से 40 सीटें आज एनडीए के पास इस 5वें फेज की हैं। अगर इस 5वें फेज में ये अपना आंकड़ा कहीं भी थोड़ा भी लूज करते हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि वो कितना लूज करते हैं, क्योंकि ये कल का वोटिंग जो वोटिंग पैटर्न है, जो टोटल लास्ट तक का, वो ये डिसाइड करता है। तो अगर ये जो है अपना जो नेक टू नेक फाइट वाली सिचुएशन है, उसमें कुछ सीटें भी अगर ये लूज कर जाते हैं, तो उन कंडीशंस में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा तेज झटका होगा। कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां हैं, वो अमित शाह और योगी वाली जो बातें हो रही हैं, उसमें बहुत कोशिश अमित शाह ने इस फेज में अपनी सीटों को बचाने के लिए की है, चाहे वो लोगों के साथ में जाके, मतलब ये स्थिति पैदा हो गई कि देश का होम मिनिस्टर जो बागी विधायक सपा के थे, उनके घरों पे जा करके उसे बैठना पड़ रहा है, उसे हर स्तर पे हर माफिया से बात करनी पड़ रही है। मैं माफिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, और उनके गुलदस्ते स्वीकार करने पड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में करें अब या वो उत्तर प्रदेश के उनके घरों पे जाके करें। ये स्थिति जो है बताती है कि कितनी ज्यादा बेचैनी और परेशानी का सबब ये 5वां फेज है। तो ये 5वां फेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पक्षों के लिए। और ये कांग्रेस के पास जब एक ही सीट थी, तो उसके पास तो गेन सिचुएशन है,
वो लूजिंग वाली नहीं है। लूजिंग जो है वो बेसिकली एनडीए का लूजिंग का स्थिति पैदा हो गया अगर वो कुछ भी हारती है तो। एनीवे मुझे याद दीजिए, फिर आपसे अगली जी किसी मीटिंग में भेंट होगी। जी, तब तक थैंक के यू, लिए थैंक आपसे यू, इजाजत दूंगा। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू सर। सुशील सुशील सर सर। बात पूरी करिएगा सर। तो मैं आया था, रावण तक आ गया था। जी ये होमगार्ड चलिए बहुत हुआ, तो आप यहाँ भेज दीजिए, यूपी की सुरक्षा दे दीजिए। अरे आकाश सर, अमन कंगना रनावत को सुरक्षा मिली, इससे क्या दिक्कत है सर, बताइए। मिलनी चाहिए। दिक्कत चलिए नहीं, दिक्कत है, चलिए, मोदी दिक्कत जी है। का नाम कमजोर आज महिला है, जप्ती मिल कहती गई। हैं। कहती है काहे कि 2014 के महिला बाद देश आजाद हुआ, उन्होंने भी तो बड़े बड़े काम हाँ गिनाए हैं। तो वही तो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट वही तो आ रहा है। जो भीड़ें निकल रही हैं वही रिजल्ट तो आ रहा है, जो अभी आप देख रहे हैं। क्या हाल तो हो रहा भीड़े है सर कोई कंगना रनावत से नाराज होकर थोड़ी निकल रही हैं। अगर नाराज होंगी तो नहीं, मोदी से नाराज होंगी, एक बीजेपी से नाराज परसेप्शन होंगी। बन जाता है। आकाश आनंद को आपने केंद्रीय सुरक्षा दे दी, उनकी बुआ ने उनको घर बैठा दिया। आकाश आनंद को 1 घंटे पहले आपने केंद्रीय में, मैं देश प्रदेश की सुरक्षा की बात ही नहीं कर रहा। हिमाचल से मिल जाए, क्या प्रॉब्लम है? केंद्रीय सुरक्षा खर्चे पता आपको तो पता ही होंगे, आपसे तो ये पूछ रहे नहीं है, क्या पता है? करोड़ों में खर्चे होते हैं इनके, बिल्कुल बजट होते हैं इनके विचारों के, और ये खर्चा दे रहे हैं कंगना रावत पे। आकाश आनंद अभी उसको तो भीड़ में आना चाहिए, रहना चाहिए, उसको दे दिया अभी से। तो ये यही तो चीजें। चलिए हम कंगना को छोड़ देते हैं, वो वीआईपी मामला हो गया। उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हो रही है, जो परेशान है आप सब लोग, हम लोग परेशान हैं, जो ये सुनामी आ रही है, यही सब तो हो रहा है। आप बताओ, भरत जी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बार बार, इनको सुनाने के लिए हम बैठे हुए हैं और पता नहीं चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। भरत जी ये बताओ, 5 साल के योगी जी हो गए, 6 साल के जी, जी और 10 साल के हो गए मोदी जी, महामानव, जी देवता भी देवता। जी ये बताओ कि ये पूरे 10 साल बाद भैंस चुरा लेंगे। एक प्रधानमंत्री, वो भी देश का नहीं, वर्ष का नेता, भैंस चुरा लेंगे, मटन खाते हैं, मंगलसूत्र, इसी पुल जा रहेगा, मंदिर तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, बुलडोजर कर देंगे, पाकिस्तान भाग जाएंगे। यही इसी पर रुका है ना, इससे ऊपर तो नहीं रुका है। और ये जिनको हम बोलते बाबा योगी, अरे गजब, जीरो टॉलरेंस, ये वो, अभी सीतापुर में हुआ है, वो मदरसे से उतर ही नहीं रहे, वो मस्जिद से उतर ही नहीं रहे। वो बता दें कि 6 साल में हमने ये किया, तब तो बात समझ में आती है। वो मुख्तार और अतीक और मदरसे उससे उतर ही नहीं पा रहे, तलाक और क्या 3 तलाक और ये सब। तो जनता कितना 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 उसको करोगे आप, कितना करोगे? ये जब 5 साल बाद आता है, मैं अभी भी आप वोटर देखिए, आप क्या स्थितियां हो रही हैं। मैं भी निकल रहा हूँ आपके 5 मिनट बाद। स्थितियां ये है कि वोटर अंदर से भरा हुआ था, लेकिन हुआ क्या था भरत जी, अब आप समझिएगा इस बात को। हम लोग कहीं और दुनिया में, भड़ासी दुनिया में खोए थे, आभासी दुनिया में खोए थे। कंगना, वो रूपका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर तिहाड़ी, अर्नब गोस्वामी, वो राहुल कमल, चोपड़ा, ये जो माहौल बना दिया था सुभाष घई टाइप का, इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया, देश इनको बोल बम कर रहा था, बोल बम नहीं कर रहा था, अंदर से खिसिया रहा था, देश का वोटर खिसिया रहा था। और ये इतने टीवी अखबार टीवी रोज दिन भर में देवता हीरो अमिताभ बच्चन, मोदी मतलब अमिताभ बच्चन, मोदी मतलब देवानंद। वो एक माहौल जो बन गया था, परसेप्शन, वो ये गुब्बारा फूट रहा है। तो सर ये कितनी सीटें 14 में से देख रहे हैं आप? आपने 2 कहा है कि वो अमेठी रायबरेली, आप तो भाई साहब वो कौसम्बी भी जोड़ दीजिए, तनुज पुनिया की भी जोड़ दीजिए, मोहनलालगंज भी जोड़ दीजिए। आप इस 14 में 9 सीधे इंडिया की जा रही, इंडिया गठबंधन पे जा रही है सीधे। बाकी 1 to 1 फाइट है, बाकी 1 to 1 फाइट है, ऐसी फाइट है कि पसीने छूट जाएंगे। मोहनलालगंज दिख रहे, इंडिया किस स्थिति में मोहनलालगंज दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, जीतता हुआ दिख रहा। मेरे पास पूरे वो आंकड़े रखे हैं। जी चलिए, मैं दर्शकों के लिए आसान कर देता हूँ, नाम लेता चलता हूँ। मोहनलालगंज आप इंडिया की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। बोलिए। लखनऊ राजनाथ, ठीक एकदम क्लियर। लखनऊ राजनाथ की बीजेपी की तरफ। रायबरेली अमेठी एकदम कहीं कोई मतलब ही नहीं। रायबरेली अमेठी दोनों कांग्रेस की तरफ। दूर तक कोई मतलब नहीं। जालौन में 50-50 है एकदम, समझ लीजिए कि 1000, 500, 1000, 2000, 2500 पे हो जाएगा। झांसी जबकि 10 साल से एमपी हैं।
झांसी झांसी अपर हैंड है, लेकिन ये जो पीडीए ने जो ये जो कल जो देखे हम लोग कल जो फूलपुर, तो हवा तो ऐसे भी जाती है ना, यही तो हवाएं बदलती हैं। अब मामला दूसरा हो गया, अभी तक हम मान रहे थे, लेकिन अब मामला दूसरा हो गया। फूलपुर ये जो भीड़ें निकली हैं और जो आप लोग उसको वो कर रहे हो, वायरल कर रहे हो, उससे मामला अब शर्मा जी फंस गए हैं। अब अनुराग शर्मा जी जब फंसते तो तभी फंसते हैं जब मोदी जी और शाह जी फंस चुके हैं, तो इसमें अनुराग शर्मा जी कौन सा वो भी तो मोदी के नाम पे जीत रहे हैं ना। और पूछिए। हाँ, झांसी के बाद एक सेकंड दीजिएगा, स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं। झांसी के बाद हमीरपुर एकदम 50 वही पे, नॉमिनल मार्जिन 50-50। अच्छा, 50-50 फंसी हुई हमीरपुर, बिल्कुल। अच्छा, और बांदा 50-50 नॉर्मल मार्जिन से मार्जिनल। मतलब किसकी तरफ झुकी हुई दिख रही है आपको? ये नहीं मार्जिनल, कोई तरफ झुकी नहीं है, पल्ला बराबर चल रहा है। इधर ये 2 बूथ इधर खुल गए, 2 बूथ उधर खुल गए। अच्छा, बांदा में। हाँ, और हाँ। फतेहपुर? अरे वो तो इतना बोल चुकी हैं, इतना रायता फैला चुकी हैं, सन्यासियों को ये कड़वे शब्द बोलने का मतलब क्या है? कोई काम तो बता देना फतेहपुर में। वो तो खाली वो चिल्लाती हूँ, गरियाती हूँ, वही गुस्से में रही है खाली। अभी कुछ बोल दिया था अखिलेश जी के लिए, अखिलेश तो अब वो तो वहां तो काम खत्म, वहां तो इंडिया गठबंधन ले गया। फतेहपुर इंडिया की तरफ जाती हुई देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, फतेहपुर के बाद झांसी? कौशाम्बी, झांसी बोल चुका हूँ। अच्छा, झांसी बता चुके। झांसी किसकी तरफ? कौशाम्बी। हाँ, हमीरपुर पर आइएगा। हमीरपुर बोल दिया आपको, 50-50 मार्जिनल। हमीरपुर नहीं, हमीरपुर अभी बताया कहाँ आपने? हमीरपुर पुष्पेंद्र 50-50 मार्जिनल बोल दिया आपको मैंने, बिल्कुल। तो झांसी के बाद हमीरपुर ही तो बोला है। अच्छा, जालौन? तो ये 50-50 मार्जिनल है। ये कुछ बूथ क्या करेंगे, कुछ बूथ क्या करेंगे, अंत वाले बूथ बता देंगे कि एक फूलपुर। हाँ, बांदा कौशाम्बी, मैं इधर सब बोल आया हूँ। बांदा अब कौशाम्बी पे आ रहा था। कौशाम्बी में रणजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज, कोई बिल्कुल सीधे अपर हैंड हो गई है। विनोद सोनकर, यही तो राजा भैया ने कर दिया, यही तो राजा भैया ने आशीर्वाद दे दिया ना। यही तो दे दिया। यही वो चाह रहे थे कि मिल जाता, उनको इग्नोर कर दिया योगी जी ने, या मोदी जी ने, या शाह जी ने, जिससे भी कर दिया। वरना तो उनकी 2 सत्ता दल की 2 सीटें यहाँ पर हैं, विधायक हैं, वहीं पर तो उसी सीट पे तो है। ये सब ये तो नए उम्र का लड़का ही तो बहुत अच्छा, बहुत लंबे जाएगा। और फैजाबाद? अब फैजाबाद में बताइए, जब राम का माहौल ही जो है वो दूसरा हो चुका है। राम की जगह पर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं लल्लू भाई। 400 वोट, 400 सीटें हिंदू राष्ट्र, तो सबसे ज्यादा तो गाज वहीं गिरेगी। वहाँ संविधान, और वहाँ खाली वो थोड़ी रहते, वहाँ तो सब वो जो पीडीए वाले हैं वो तो संविधान चिपटाए बैठे हैं ना। और अवधेश प्रसाद तगड़े वाले नेता है, कोई हल्के वाले नेता है नहीं। तो यहाँ तो अपर हैंड हम अवधेश प्रसाद देख रहे हैं। आपके इस एनालिसिस से जुड़ा हुआ एनालिसिस कल हमने यहाँ से एक पत्रकार को भी बिठाया था, वो भी आपकी वाली बात कह रहे थे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है। अपर हैंड है अवधेश प्रसाद, अपर हैंड है। जब वो खुद ही राम का नाम लेकर नहीं जीत रहे हैं कि वो कुछ ना कहते, वो कहते हैं मेरे मोदी मेरे राम, मेरे मोदी मेरे राम, वोटर वोट दे दो। वो कहाँ कह रहे हैं? और पीडीए और सुनिए ये देखिए माहौल देखिए इस समय कि जो वो फूलपुर की और प्रयागराज की जो आ रही है हवा, वो तो यहाँ भी आ रही है ना। जी। तो समझ लीजिए ये होता है। अब 2 सीटें और बची हैं आपकी, कैसरगंज और गोंडा। हाँ, कैसरगंज किधर देख रहे हैं आप? वही पूछ रहा था मैं। कैसरगंज देखिए, अब भाई दबदबे वाले एमपी तो रहे हैं, और वहां पे हम ये मान के चलते हैं करण भूषण का तो चेहरा है, पुत्र है, चेहरा है। लेकिन यहाँ पर अब की वो आराम से नहीं जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण यहाँ से निकलती हुई सीट आपको दिख रही? आज जिस तरह वोटिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि करण भूषण यहाँ से आराम से निकल जाए? अब एक सीट बची है, उनकी व्यवस्था अलग किस्म की है।
वो अच्छा। मोदी पे, योगी पे। आपने कल उनका सुना परसों का वो वीडियो? हाँ, आसमान माननीय वो क्या वो अरे शर्मा जी के लिए बोल रहे थे, यशस्वी 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 मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। जी हाँ, जी जी तो अब समझ लीजिए क्या स्थितियां बन गई हैं राजनीति में। अब गोंडा जी। में जबरदस्त वो बेनी वर्मा की पोती लड़ रही है, हाँ, श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा। हाँ, तो क्या है, इनका 19 क्या है? है, 21 है इनसे, तो कीर्ति बाई थे। हालांकि कीर्ति बाई बहुत शानदार कैंडिडेट हैं, हाँ, लेकिन 21 है वो। श्रेया वर्मा 21 है। हाँ 21 है। हाँ, बेनी प्रसाद वर्मा के जहाँ मुझे लगता है उनके मृत्यु के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। हाँ पहला पहला है, पहला। हाँ, तो आपको लगता है सिंपैथी वोट जाएगा इनके साथ? जी, सिंपैथी वोट आपको लगता है जाएगा कि या ये इंडिया? सिंपैथी अब नहीं, अब सिंपैथी और सब चीजें देखिए। 25 साल का विजन ले आए थे मोदी जी, याद करिए ना। अभी जी। कुछ महीनों पहले तो कहा था कि देश को 25 साल 40 साल की रस्सी। तो सिंपैथी वोट कुछ नहीं, इस समय वोट जनता वर्सेज मोदी वाली बीजेपी में हो रहा है ना। इसमें कुछ हम्म सिंपैथी नहीं कि अकेले सीट पर, तो सब सीटों पर सिंपैथी है। हम्म वहां पर कौन सी आफत आ गई सिंपैथी वोट है? वो फूलपुर और प्रयागराज में, वहां कौन सी सिंपैथी है? लेकिन देख लो क्या हम्म हाल हो गया है। हम्म आप देखो अपनी सीट पे, उन पे देखो क्या हाल हो गया है। तो हम्म सिंपैथी वो नहीं, वो इंदिरा जी वाली कोई सिंपैथी राजी वाली नहीं है। हम्म अब वो वोट इंटैक्ट हो गया है। जो हम्म वोट नहीं था, वोट पीडीए वाला, वो भी वर्मा जी, वो कुर्मी वोट, ये हम्म दलित वाला, ये तीनों वोट जब इंटैक्ट हो गए, और उसके बाद संविधान और राजू वो अरे बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया हाँ। है। तो मेरा आपने कहा ना। अच्छा, अब इन सीटों में पहले क्या था? एक थी कांग्रेस की, हम्म अब तो सीधे सीधे 3 दिख रही हैं। अमेठी हाँ। रायबरेली 12 की हम्म सीधे सीधे दिख रही हैं। तो हम्म अब ये अब कहाँ कह पा रहे हैं कि 80 में 80? हम्म। और हम तो आपके चैनल पे स्थितियां कितना बोल। स्थितियां बहुत बदल गई हैं सुशील सर, कि जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था, शुरुआत में लग रहा था कि कहीं फाइट में नहीं है गठबंधन और बहुत मुश्किल हो जाएगी चुनाव लड़ते लड़ते, बड़ा नीरस चुनाव। लेकिन मुझे लगता है मेरी जितनी आयु हुई है, इस आयु में मैंने इस तरीके का चुनाव नहीं देखा कि चुनाव शुरू हुआ और शुरू होते ही 100 की रफ्तार से भागने लग गया। जो मोदी जी अब तक जो है कोसों आगे थे इंडिया से, वो चुनाव शुरू होते ही पिछड़ गए, चुनाव शुरू होते ही। और इस बार ये देखा गया कि लोग ये जान रहे थे कि कांग्रेस के खाते सील हो गए तो कांग्रेस कैसे लड़ेगी। फिर लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने ही बयान दिया कि हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं है, हम कांग्रेस से कैसे लड़ेंगे, हम कैसे लड़ेंगे बीजेपी से। फिर ये आया कि मोदी जी की पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, तो इस बार मोदी जी बहुत ताकत के साथ लड़ेंगे और दूर दूर तक कहीं इंडिया के लोग नहीं रहेंगे, और ये चुनाव मोदी जी ऐसे ही क्लीन स्वीप कर जाएंगे। लेकिन यहां तो बिल्कुल सिक्का उल्टा पलट गया, बिल्कुल पलट गया चुनाव। शुरुआत में सबको ज्वाइन करवा रहे थे, कांग्रेस को ज्वाइन करवा रहे थे, बीजेपी में ला रहे थे, यहां से भी बोले कि चवन्नी में की तरह मैं पलट नहीं सकता हूं, वो भी पलट गए भाई साहब। फिर उसके बाद जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे वो सब बीजेपी में चले गए, नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। तो इसके पीछे सर मेरा एक मूल सवाल है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या मोदी जी को अपनी बीजेपी के भीतर से सपोर्ट का अंदेशा नहीं था कि चुनावों में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए घर के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही कांग्रेसियों का सपोर्ट ले लिया जाए, अपने में ज्वाइन करा लिया जाए ताकि कुछ तो ताकत और ऊर्जा मिलती रहे? अंदेशा पहले हो गया था क्या? ये जो 40% बीजेपी कांग्रेस वाली हो गई है, मोदी वाली को, जी इन लोगों को जी सपने में उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब पिक्चर में हम हाल में पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं सामने सीन, तो हम जी लोग उसी दुनिया में खो जाते हैं कि सब जी खो गए थे। अब यहीं पर, और जनता जब बुखार उतारती है, जी जब जब जनता बुखार उतारती है ना, तो बुखार ऐसे तो उतरता है। जी ऐसे चुनाव तो कभी, लोकतंत्र इसी को लोकतंत्र कहते हैं, यही तो हुआ है। और ये जी आपके लिए भी सीख है, हमारे लिए भी सीख है, और देश के नेताओं के लिए भी सीख है। जी आप कैसे 25 साल का 40 साल का विजन दे दोगे? कैसे? आप बुलेट ट्रेन आज तो चला नहीं पा रहे हो, आप उससे उलझे हुए भैंस और मंगलसूत्र और मटन और उसी में बिरयानी में, और विजन दे रहे हो आप 40 साल का बात का। 40 साल कल किसी ने देखा नहीं, यही देखिए, कल किसी ने देखा नहीं। और फिर आप बताइए, एमपी बनाओगे आप राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों को, मुरली देवड़ा को। अब ये आरपीएन सिंह को जो एमपी बनाया है इन लोगों ने पूर्वांचल में, तो वहां के बीजेपी के लोग बेचारे क्या कर रहे होंगे? यही तो कर रहे हैं वो, तो घर बैठ गए हैं। या फिर जो होगा वो देखिए, उनसे डालो भाई। आरपीएन सिंह को पूर्वांचल के तो उनमें नेता रहे ना, तो पूर्वांचल में 6 साल के राज्यसभा भेज दिया आपने उनको, ठीक। तो जो वहां पर 50 साल से बैठे थे वो
वही तो है, ये मोदी वाली बीजेपी का हस्त्र हो रहा है, बीजेपी का हस्त्र नहीं हो रहा है। ये बीजेपी का हस्त्र नहीं हो रहा है महाराज मानिए, माफ कीजिए, ये मोदी वाली पर्टिकुलर बीजेपी का हस्त्र हो रहा है। ये अहंकार की पराकाष्ठा का हस्त्र हो रहा है। ये कई हजार किसानों के शोक का वो मनाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है। आप ये खाली बुलडोजर से उतरे हैं बाबा आज तक, बताइए पूरे 6 साल में। और लोगों ने मॉडल बना लिया, लोगों ने चाणक्य बना दिया इनको, शाह जी को। लोग तो तुरंत बना देते ना, तुरंत तो कर दे। जनता भी तो चमचों की तो लिमिट है ना, लेकिन जनता चमचा नहीं होती है। जनता, और जनता ने देख लिया, तो दूसरा 10 साल में देख लिया, समझ में आ गया। लाभार्थी वर्ग को, जब लाभार्थी वर्ग को ज्यादा लाभ मिल रहा है, लाभार्थी वर्ग से ही तो था कि लाभार्थी वर्ग जी, अगर उससे ज्यादा लाभ मिल रहा है। और फिर दूसरी बात और हो गई है, यूपी वर्सेस गुजरात, नाक की बात, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, पंजाब वर्सेस गुजरात, ये चल गया है, ये शुरू हो गया दिमाग में। दक्षिण वर्सेस गुजरात, ये क्योंकि जो गुजरात का जो लोगों ने 5-10 साल का जो रूप दिखाया है, गुजरात में शहीदों के नाम तो नहीं बताए इन्होंने कि गुजरात में कितने शहीद हुए इस देश में, वहां होते ही नहीं शहीद। उन्होंने अडानी अंबानी जरूर बता दिए गुजरात के। तो क्या, तो अरे तो बहुत सी चीजें जब जुड़ती है तो फिर हमारा आपका प्यार है तो हम आपके दिन भर आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत, कोई नहीं पूछेगा। जब झगड़ा होने जाता है तो आप हमें ये भी गिनाओगे कि हम आप जब आए तो हमने वो 1000 रुपए किलो मिठाई खिलाई थी, आपको ये भी किया था। फिर आप एक एक हिसाब बताओगे, मैंने आपको गाड़ी तक छुड़वाया भी था। जब झगड़ा होता तो ऐसे होता है, जो जनता हिसाब लेती है तो ऐसे हिसाब लेती है। ये वो हिसाब चल रहा है, इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। और हमारे ऐसे लोग तब इतनी गाली खाने के बाद भी जान रहे थे क्या स्थितियां हैं, अब वो बन गई, ये एक अलग बात है। अब देखो, कोई देश के लिए, जिस देश में शहीदों ने, सैनिकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने खून दिया हो, जान दी हो, उसको ऐसे कह दो कि आराम से कि 400 ले आओ तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसको बोला हम यहाँ के बादशाह अकबर हो जाएंगे। आपको अगर याद हो 3 साल से तो चल रहा था कि मोदी जी डिक्टेटर हो जाएंगे, चुनाव नहीं होंगे, अब ये होगा, ऐसे चल रहा था ना। तो दिमाग में तो बैठा था, अंदर गैस तो बन रही थी, वही तो है सब। और फिर वहां पर प्रेसिडेंट रवांडा ने काम कर दिया वहां पर। लेकिन जब समय होता है तो ऐसे ही होता है, वहां पर आपको छोड़ दिया 7 सीटों वाले जो CJI सब ने। तो जब माहौल बदलता है, 7 सीटें बड़े माने रखती हैं, एक एक सीट माने रख रही है, एक एक विधायक माने रख रहा है इनको, चालक को। तो ये रिजल्ट जो हम लोग अब देखिए, क्या स्थिति भीड़ की हो रही है। नहीं, भीड़ तो बहुत आ रही है, अचानक से माहौल बदल चुका है और वोटिंग चल रही है सुशील दुबे जी, और लोग भर भर कर वोट कर रहे हैं लाइनों में। मैं भी जाऊंगा भैया, अब मैं जाना चाहूंगा अपनी वोटिंग के लिए। जी, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद फिर से हम नई चर्चा में जुड़ेंगे और आपके साथ पूरे दिन इसी तरीके से बने रहेंगे। तब अभी कुछ सेकंड्स के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।